केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। कहा, बढ़ेगी पर्यटन की अपार संभावनाएं, मिलेगा लोगों को रोजगार का अवसर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,777 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या पहुंची 61,625। अब तक 2,07,38 लोग हुए कोरोना संक्रमण से ठीक। राजधानी लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ संपन्न कराई गई एनडीए की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों ने जताई खुशी। राजधानी लखनऊ में कल फिर से दौड़ेगी मेट्रो। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा के लिए किए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। चलने वाले यात्रियों को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। नमस्कार, मैं हूं तरन्नुम रिजवी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निर्माणाधीन कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। अपने तय कार्यक्रम पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने सभी के साथ पहले रनवे का निरीक्षण किया। उसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक शुरू की। लगभग 1 घंटे चली समीक्षा बैठक में एयरपोर्ट को जल्द शुरू करने को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक में एयरपोर्ट के रुके कार्यों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया। बैठक में भारत सरकार के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों को रुके कार्यों को तत्काल पूर्ण कराने का निर्देश दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री नंदगोपाल नंदी ने भी अधिकारियों को निर्देश दिया। कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुशीनगर भगवान बुद्ध की महानिर्वाण स्थली है। प्रदेश के 6 स्थल भगवान बुद्ध की स्मृतियों से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री की सोच है कि पर्यटन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। विश्व के कई देश कुशीनगर से जुड़ना चाहते हैं। विकास और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का ये पार्ट है और उसी दिशा 25 वर्षों से ये मांग लंबित थी कि कुशीनगर में एयरपोर्ट फंक्शनल होना चाहिए और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना चाहिए। श्रीलंका है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, जापान है, सिंगापुर है। दुनिया के तमाम देश एयर कनेक्टिविटी के साथ कुशीनगर के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन व्यवस्थित सुविधा न होने के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा था। और मैं आभारी हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में मान्यता दी और आज स्वयं भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने यहाँ पर आकर के इसका रिव्यू किया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के प्रदेश में पर्यटन की ढेर सारी संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में अपने दौरे के दूसरे दिन परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया और अपने परम पूज्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पुस्तक का विमोचन भी किया। श्रद्धांजलि सभा में अपने परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की भूमिका पर विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि ये मठ सदैव धर्म और राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता का अलग जगाया है, जिसका परिणाम ये रहा कि गंदगी बहुत कम हुई। 1977 से लेकर 2016 तक इंसेफ्लाइटिस से 500 से 600 मौतें प्रतिवर्ष हुआ करती थी। हमारी सरकार 2017 में बनने के बाद इंसेफ्लाइटिस पर 99% कंट्रोल किया गया है। परिवर्तन उसका व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक जीवन में देखने को मिला। आप सब भी इसका अनुभव कर सकते हैं और खासतौर पर गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इस चीज को देखना होगा कितना व्यापक परिवर्तन उसके कारण हुआ। इंसेफ्लाइटिस से इसी गोरखपुर में मस्तिष्क ज्वर से, दिमागी बुखार से इन्हीं माहों में प्रतिवर्ष 500 से 600 बच्चों की मौत होती थी। 1977 से लेकर के 2017 तक एक क्रम चलता रहा और 2017 के बाद जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आती है, हम लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे करते हुए कार्यक्रम, इसके लिए सामूहिक रूप से अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्यक्रम चलाए और इस बार 600 नहीं बल्कि कुल 6 मौतें हुई हैं, यानी 99% मौतों पर नियंत्रण किया जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन इस बात को साबित करता है।
ये है इसका क्रियात्मक पक्ष और ये है इसका एक सकारात्मक पक्ष। अपर मुख्य सचिव गृह व सूचना अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में 300 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने बताया कि लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में भी 320 बेड के कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहेंगे। कल सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बाल चिकित्सा संस्थान में 300 शैय्या कोविड हॉस्पिटल लेवल 3 की चिकित्सालय का भी लोकार्पण करेंगे। उनके साथ माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी सुरेश कुमार खन्ना साहब रहेंगे। ये जो अस्पताल है कोविड का, ये बड़ा अस्पताल है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कमिटमेंट था कि कोविड लेवल 3 अस्पतालों की क्षमता बढ़ाई जाए, तो उसमें गोरखपुर के लिए अगेन ये एक माइलस्टोन है और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए भी विशेष रूप से एक उपलब्धि होगी। पिछले साल से जब ये कार्य शुरू हुआ था तब से अब तेजी में इस कार्य को पूरा किया गया है और इस नवनिर्मित कोविड चिकित्सालय को अब कल से शुरू किया जा रहा है। कल ही कोरोना से लड़ाई के बढ़ते कदम के अंतर्गत किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 320 शैय्या युक्त कोविड चिकित्सालय माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भी लोकार्पण कल ही करेंगे साया लगभग 6 बजे। इस कार्यक्रम में चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी सुरेश खन्ना साहब, चिकित्सा शिक्षा के राज्य मंत्री जी श्री संदीप सिंह साहब और विजेश पाठक साहब जो माननीय मंत्री जी हैं और जिनका विधानसभा क्षेत्र रहता है, वो भी उपस्थित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6,777 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 61,625 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में उपचारित होने वालों की संख्या 2 लाख के पार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि कल प्रदेश में 1,55,946 सैंपल की जांच की गई। अब तक प्रदेश में 65,969 सैंपल की जांच की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में संक्रमण के 6,777 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 61,625 है। जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब 2 लाख के पार हो चुकी है। उनकी संख्या आज 2,0738 हो गई है। जो लोग संक्रमित हुए अभी तक मार्च से सितंबर 6 तक, उनमें से कुल 3,920 लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश ने टेस्टिंग में अपना एक नया बेंचमार्क स्थापित किया और जो हम बार हम लोग कह रहे थे कि हम अपनी क्षमता को हम 1.5 लाख ले जा रहे हैं, कल प्रदेश ने 1,55,946 सैंपल्स की जांच की और इस प्रकार से अब कुल मिलाकर के प्रदेश में 65,969 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है, जो कि देश के किसी भी प्रदेश के लिए सर्वाधिक है। लखनऊ में आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय पर ई बुक का विमोचन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाजपा संगठन मंत्री सुनील बंसल और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस ई बुक में कोरोना संक्रमण काल के दौरान किए गए कार्यों और सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई है। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है। इसी संकल्प के आधार पर अपने भारतीय जनसंघ के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के रूप में लगातार काम की है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जो देश हित में, गरीब हित में प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेने के बाद भी जो काम किए हैं, उसके माध्यम से यह बताए हैं कि राजनीति में भी कोई बड़ा से बड़ा स्थान मिलता है
तो भी जो हमारा सेवा का संकल्प है वो अधूरा न रह जाए, इसी दिशा में आज ई बुक का यहाँ पर विमोचन हुआ है और यह आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का कारण है। राजधानी लखनऊ में कल से मेट्रो में यात्री सफर कर सकेंगे। कोरोना संक्रमण के दौरान बंद की गई मेट्रो 7 सितंबर से एक बार फिर से दौड़ेगी। इस दौरान लखनऊ मेट्रो को सैनिटाइज किया जा रहा है। मेट्रो के निदेशक संचालन सुशील कुमार ने बताया कि लखनऊ में मेट्रो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के मद्देनजर मेट्रो अन्य साधनों से ज्यादा सुरक्षित रहेगी। मेट्रो में सभी यात्रा करने वाले यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। लखनऊ मेट्रो आप सबका पुनः स्वागत करती है। कल 7 तारीख से मेट्रो शुरू होगी। बिल्कुल पहले के भांति ही सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक ट्रेन हर स्टेशन पर रुकेगी और हर 5.5 मिनट के बाद में दूसरी ट्रेन उपलब्ध रहेगी। तो सभी लोगों को से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, क्योंकि मेट्रो बस और ऑटो और टेम्पो के कंपैरिजन में ज़्यादा सुरक्षित है। केवल एक रिक्वायरमेंट है कि सभी लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हुए मास्क लगा करके आएँ। उनका टेम्परेचर भी लिया जाएगा। उनके हाथ सैनिटाइज करने के बाद में ही मेट्रो में उनका प्रवेश करने दिया जाएगा। मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आई है। भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है और ट्रेनों की सूची भी जारी की है। 12 सितंबर से शुरू हो रही 40 जोड़ी ट्रेनों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। रेलगाड़ी भारतीय मुसाफिरों की पहली पसंद है, जो उनके सफर को सुगम और सुहाना बनाती है। लेकिन कोरोना महामारी ने मुसाफिरों की उनके सपनों की रेल से जुदा कर दिया है। लेकिन भारतीय रेल के लाखों कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा की भूमिका निभाकर लॉकडाउन पीरियड में भी सीमित क्षेत्रों में रेल को पटरी पर दौड़ाया। अब भारतीय रेल मुसाफिरों के लिए एक खुशखबरी लेकर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर जानकारी दी और ट्रेनों की सूची भी जारी की। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भारतीय रेल 12 सितंबर से 40 जोड़ी विशेष ट्रेनों को आरंभ करने जा रही है, जिनकी बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी। ये स्पेशल रेलगाड़ियां देहरादून, अजमेर, जयपुर, जबलपुर, प्रयागराज, भागलपुर, गोरखपुर, ग्वालियर, मुजफ्फरपुर समेत देश के विभिन्न हिस्सों को सहूलियत में बदलने के प्रयास किए। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 1 मई से मजदूर दिवस के मौके पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाईं और लाखों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाया। कार्गो पार्सल ट्रेनों के परिचालन से रेलवे ने लॉकडाउन पीरियड में भी देश भर में जीवन रक्षक दवाइयां और आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाकर कीर्तिमान स्थापित किया। उत्तर प्रदेश में आज एनडीए की परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत संपन्न कराई जा रही है। 2 पालियों में संपन्न होने वाली इस परीक्षा में 94 केंद्र लखनऊ में बनाए गए हैं और इसमें 35,000 से अधिक छात्र हिस्सा ले रहे हैं। कोविड-19 के दौरान परीक्षा कराए जाने का काफी बड़ी संख्या में विरोध हुआ था, लेकिन परीक्षा को लेकर छात्रों का कहना है कि सही वक्त पर परीक्षा होने से उनको आसानी हुई है। हालांकि कुछ छात्रों ने कहा कि सेंटर तक पहुंचने में लॉकडाउन की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय से परीक्षा और रिजल्ट अगर समय से आ जाए तो उनको रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। और हम लोग दूर बैठे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और सभी सैनिटाइजर लेके आए थे। यहाँ सैनिटाइजर भी उपलब्ध था। हम लोग ने पहले हाथ सैनिटाइज कर लिए, फिर बाद में ही अंदर जाने दे रहे थे, तो सब व्यवस्था ठीक थी। तो अब पेपर नहीं होगा तो फिर आगे कैसे काम होगा, इसी वजह से ठीक है, कदम की पेपर हो रहा है। पेपर जो हुआ है वो सही ढंग से हुआ है। जो भी बंदोबस्त था यहाँ पुलिस का एकदम सही था। हम लोग जैसे आए हैं यहाँ लाइन लगाकर वो दिया, हमारा मोबाइल पहले लिया गया, बैग रखवाया गया, सैनिटाइज़र हम कैरी किए थे और अपना ग्लव्स लिए थे सेफ्टी के लिए, उसको यूज़ कर हम अंदर गए। कहीं टच तो किसी से हुआ नहीं, तो वो सेफ्टी था। और पेरेंट्स को भी यही चाहिए था कि इतना सेफ्टी रहना चाहिए, तो वही इतना सेफ्टी था, तो मुझे भी उतना डर नहीं लगा ये पेपर देने में। जब घर से निकल रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था कुछ वो कोरोना ना हो जाए, लेकिन ये सही और ये सब जो हुआ बंदोबस्त सही था। ना होता तो सर ये था कि 1 साल गेस्ट हो जाने का चांस खड़ा था, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे, फिर काफ़ी साल लेट हो रहा था इसलिए।
फर्रुखाबाद में आज राजपूत सेना में 353 रिक्रूट को 9 माह के कठिन प्रशिक्षण के बाद भारतीय सेना में शामिल किया गया। सेंटर कमांडेंट राजीव पुरी ने राजपूत सेना के करियप्पा ग्राउंड पर आयोजित 353 रिक्रूटों की भव्य पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। अपने संबोधन में ब्रिगेडियर राजीव पुरी ने कोरोना बीमारी के कारण जवानों के परिजनों को पासिंग आउट परेड में शामिल न कर पाने पर अफसोस जताया। नए सैनिकों से अपने संबोधन में उन्होंने चीन सीमा पर जारी तनाव का जिक्र करते हुए आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए हर तरह की कुर्बानी देने का आह्वान किया। श्री पुरी ने उत्कृष्ट सेना ट्रेनिंग पूरी करने वाले 3 रिक्रूट्स को मेडल देकर सम्मानित किया। देखिए, भारत की जो सेना है उसको बाहरी सुरक्षा का मुख्य तौर पर उसका टास्क है और आपको जैसे पता है और मीडिया के अंदर भी काफी आया हुआ है। हमारे चीफ साहब ने भी कल लद्दाख का दौरा करा था। तनाव है लेकिन स्थिति अभी हमारे पूरे काबू में है। प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया मुहिम को भारतीय डाक विभाग साकार करने में लगा है। इसके अंतर्गत डाक विभाग ने अपनी प्रगतिशील सेवाओं के तहत जन सामान्य के लिए एक नई सेवा कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना सीतापुर के प्रधान डाकघर में शुरू की है, जहां जन सामान्य को 73 किस्म की सुविधाएं विभाग द्वारा दी जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से सीतापुर के लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे ही उपलब्ध होने लगा है। डाक अधीक्षक सीतापुर हरे कृष्ण यादव ने बताया है कि अभी तक डाकघर में नागरिकों को लघु बचत बीमा, डाक आधार और पासपोर्ट की सुविधा दी जा रही है। डिजिटल युग में डाकघर में कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत से अब नागरिकों को पैन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बस टिकट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पेंशन, फास्टैग इत्यादि की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। नागरिकों को इन सभी आवश्यक जरूरतों के लिए अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सभी सुविधाएं डाकघर में एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं। भारतीय डाक विभाग कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत प्रधान डाकघर सीतापुर में इसका शुभारंभ किया गया है। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो सीएससी और स्पेशल पर्पज व्हीकल के बीच में भारतीय डाक विभाग का अनुबंध हुआ है। उसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग आम जनमानस को 73 सेवाओं की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपना जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, मोबाइल डीटीएच रिचार्ज, फास्टैग रिचार्ज आदि जितनी भी प्रचलित सेवाएं हैं जिसके लिए उसको भटकना पड़ता है, वह एक छत के नीचे डाक विभाग में प्रधान डाकघर में आकर इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। फिरोजाबाद में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 को लेकर कड़े कदम उठाए हैं। शासन के निर्देश पर जिले में 3 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने वाले ऐसे लोगों को यहां रखा जा रहा है जिनके घर पर क्वारंटाइन की सुविधा नहीं है। इन सेंटर में रहने वालों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाना पीना, दवा आदि का विशेष ध्यान रख रहा है, जिससे यहां क्वारंटाइन लोग बहुत खुश हैं। हेलो सर, मेरा नाम रोहित है और मेरे जो गांव है वो है कोटला। मैं मलेशिया से आया हूं और मैंने अपने आप को यहाँ पे सेल्फ क्वारंटाइन किया हुआ है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज, जैसा मुझे गाइडलाइन दी गई थी एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को क्वारंटाइन किया है। बाकी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज बहुत हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव हैं और ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा नाम संजय कुमार है और मुझे यहाँ लाया गया है क्योंकि मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें निमोनिया हुआ है, लेकिन डॉक्टरों को इस बात का डर था कि उन्हें ये वायरस ना हो गया हो, इस वजह से मुझे यहाँ लाया गया। और यहाँ पर आकर मैंने देखा कि यहाँ पर अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, खाना पीना भी ठीक ठाक मिल रहा है। एक क्वारंटीन सेंटर है जो फैसिलिटी क्वारंटीन है, वो उन लोगों के लिए है जो पॉजिटिव रोगी आ जाते हैं, उनके जो संपर्की हैं, यदि उनके पास घर में रहने के लिए सही सुविधा नहीं है, जैसे हमारे पास काफ़ी बार ग्रामीण क्षेत्रों से केसेस आते हैं जहाँ पे उनके घर में हो सकता है कि किसी वजह से सुविधा ना हो या खाने पीने की दिक्कत हो क्योंकि अर्निंग मेंबर कोरोना पॉजिटिव आ गया या डेली वेजर है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए हम लोग फैसिलिटी क्वारंटीन सुविधा जो पहले से ही चल रही है, परंतु अब गवर्नमेंट ने होम क्वारंटीन के साथ साथ हम लोग के यहाँ फैसिलिटी क्वारंटीन भी लागू है।
पहाड़ी और आदिवासी अंचलों वाले जनपद सोनभद्र की महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री का आपदा में अवसर का मंत्र स्पष्ट चरितार्थ होता दिख रहा है। घूंघट की आड़ और चूल्हे चौके में अपना पूरा जीवन बिता देने वाली महिलाएं आज इस आपदा में न सिर्फ घूंघट से बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि अपने परिवार के लिए एक आर्थिक संबल भी बन रही हैं। महामारी के कारण परिवार की बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इन महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किए गए 50 सिलाई केंद्रों के माध्यम से करीब 2500 महिलाएं प्रतिदिन 400 से 500 रुपए प्राप्त कर रही हैं। आजीविका मिशन के जिला समन्वयक MG रवि ने बताया कि सरकार की आत्मनिर्भर बनाने की संकल्पना के तहत प्रशासन की ओर से व्यवस्था शुरू की गई है। मौजूदा समय में परिषदीय विद्यालयों के करीब 2.5 लाख ड्रेस बनाने का कार्य ये महिलाएं कर रही हैं, जिन्हें औसतन प्रतिदिन 500 से 600 रुपए मिल जाते हैं। सर बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं सर। किसी भी चीज़ के लिए सर हम लोगों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा सर। सर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया ये महिलाओं के लिए। हमारे सोनभद्र जिले में खासतौर से इस तरह का नहीं था जो अभी तक कुछ सर हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हुआ है। सरकार ने रोजगार देने के लिए काम बहुत अच्छा किया है, क्योंकि हम लोग घर में बैठे हुए थे इतना, और वैसे ही हम लोग को कुछ उतना मिल नहीं रहा था, तो सिलाई सेंटर खुल गया है। वैसे हम लोग 4-5 ड्रेस 6 ड्रेस बना लेते हैं दिन में, 405 रुपये हम लोग आराम से कमा लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना भी हम लोग काम कर लेंगे उतना हम लोग को फ़ायदा होगा। फिर भी एक महिला 300 साढ़े 300 रुपये का काम कर लेती है। जिला प्रशासन के सहयोग से जो है कि एक 2.5 लाख स्कूल ड्रेस सिलने का काम समूह की महिलाओं को दिया गया है। इसमें केवल समूह की महिलाएं सिलाई का काम कर रही हैं। शिक्षा विभाग जो है वो स्कूल ड्रेस जो कपड़ा उपलब्ध करा रहा है, और महिलाएं जो है इसमें सिलाई का काम कर रही हैं। करीब वर्तमान समय में हमारे टोटल इस जनपद में 48 सेंटर चल रहे हैं, और जिसमें करीब 2200 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं जो सिलाई का काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री का लोकल को वोकल बनाने का सपना बरेली में साकार हो रहा है। बरेली शहर के बीचों बीच राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के सहयोग से रूरल मार्ट की शुरुआत की गई है, जिसमें FPO यानी किसान उत्पादन संगठन के 531 से अधिक किसानों के कृषि उत्पाद और स्वयं सहायता समूहों की 111 महिलाओं के द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पाद बिक्री के लिए रखे गए हैं। बरेली का ये रूरल मार्ट प्रदेश में अनूठा और मंडल का पहला रूरल सुपर मार्ट है, जहां पर किसानों और ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पाद सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जा रहे हैं। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक DK मिश्र ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करने का ये एक प्रयास मात्र है। नाबार्ड ने बरेली जिले में एक किसानों के लिए, जहां पर 531 मेंबर से ज़्यादा अभी सदस्य जुड़े हुए हैं, एक रूरल मार्ट प्रोवाइड किया है। इसके अतिरिक्त हमारे समूह की 111 महिलाओं के सामान भी इस मार्ट में रखे गए हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ने के कदम में लोकल फॉर वोकल, उस चीज़ को, अभियान को आगे बढ़ाने के लिए ये मार्ट स्थापित किया गया है। ये मंडल का एक पहला मार्ट है जहाँ इतने सदस्य जुड़े हुए हैं। मेरा नाम सर्वेश कुमार गंगवार और मैं सब्जियों की जैविक खेती करता हूं। मुझे पहले सब्जियों को बेचने में बहुत सी दिक्कत आती थी। ये नाबार्ड के द्वारा हमारा जो रूरल मार्ट खोला गया है, इसके ज़रिए मैं अपनी सब्जियों को बहुत ही अच्छे दामों में आराम से बेच सकता हूं, और इसका मुझे उचित रेट भी मिलता है। हम इस सब्जी पैदा करने का कार्य करते हैं, जो कि नाबार्ड ने बीचों बीच शहर में रूरल मार्ट नाम का ये शॉप खोला है। वहाँ पर हमारा ये उत्पाद सब्जियाँ बिकती हैं और हमें बहुत ही अच्छे रेट प्राप्त होते हैं। हमें बहुत खुशी होती है। मैंने सारे लोगों से मांग की थी कि कहीं पे हमें एक मार्केट मिले छोटी सी, जहाँ पे मतलब हम अपना सारा सामान वहाँ से सप्लाई कर सके और हम लोगों को अच्छा फायदा मिल सके। तो अब हम नाबार्ड सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये उन्होंने हमारी मांग सुनी और हमें बरेली जैसे शहर में ये दुकान, रूरल मार्केट जो दुकान है, उसमें हमें एक जगह मिली है, और हमारा सामान जो है वहाँ से हम लोग पैकिंग करते हैं। यहाँ पे हमारा सामान सप्लाई होता है। इसके प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद का लाभ झांसी जनपद को सॉफ्ट टॉयज निर्माण से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है।
स्टफ टॉयज या सॉफ्ट टॉयज एक किस्म का खिलौना है जिसकी बाहरी परत सिले हुए कपड़े से बनी होती है तथा अंदर किसी लचीली सामग्री द्वारा भरा हुआ होता है। इन खिलौनों को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में पॉलीक्लोथ, नॉलेक्स कपड़ा, फाइबर इत्यादि शामिल हैं। स्टफ टॉयज कई अलग अलग रूपों और कई आकारों के बने होते हैं जो अक्सर वास्तविक जानवरों, पौराणिक जीवों, कार्टून पात्रों या निर्जीव वस्तुओं का प्रारूप होते हैं। प्रदर्शनी और संग्रह के लिए उन्हें आरामदायक वस्तुओं के रूप में उपयोग किया जा सकता है या उपहार के रूप में दिया जाता है। वर्तमान में झांसी में 50 से अधिक सॉफ्ट टॉयज की उत्पादन इकाइयां हैं जो रोजगार बढ़ाने की ओर अग्रसर हैं। झांसी में बने खिलौने दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में बेचने के लिए सप्लाई किए जाते हैं। इस काम से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि वह अपने पारिवारिक कार्य के साथ भी बचे हुए समय में सॉफ्ट टॉयज बनाने का काम करती हैं और अपने परिवार के लिए आय जुटा रही हैं। सर मुझे 7-8 साल हुए ये काम करके और मैं अपना खर्च उठा लेती हूँ इस काम से और मेरे बच्चे भी हैं उनका भी हो जाता थोड़ा। 2-3 सालों से हम ये काम भी कर रहे हैं और घर के काम में से निपट कर सारा काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में हम अपने जो फीस हाथ में लेना होता है उसके चलते 5-6 हज़ार का महीना निकाल लेते हैं। योजना बहुत ज़्यादा अच्छी है आत्मनिर्भर बनने के लिए। हमारी संस्था इसमें कम से कम 90 से लेकर 110 लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करवा रही है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत ये प्रोडक्ट टेडी बियर बाकी के जनपदों में प्रचलित हो चुका है, फेमस हो चुका है। वहाँ पे उनको क्वालिटी और रेट अच्छे लग रहे हैं। डिमांडेड आइटम हो चुका है अभी हमारा। ODOP से इसको बड़ी मार्केट मिल गई अच्छी। सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना एक जनपद एक उत्पाद प्रारंभ की जिसमें यूपी के 75 जिलों में एक आइटम को चुना गया। झांसी में सॉफ्ट टॉयज को चुना गया। यहाँ पे सॉफ्ट टॉयज का काम थोड़ा पहले से चल रहा था और बिखरे हुए क्लस्टर के रूप में करारी है, हसारी है, राजगढ़ है, नगरा है, ऐसी जगहों पे काम चल रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने चुना और हम लोगों ने इसमें 2 CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है शासन को। और क्वालिटी जो वाइज जो टेस्टेड एकदम इसमें मशीनों का भी कुछ प्रयोग किया जाएगा और इसमें हज़ारों महिलाएं जो हैं जो घर घर काम करती हैं वो CFC के माध्यम से जुड़ के काम करेंगी और इनको इनकी मूल्य का, इनके काम का जो इनकी वैल्यू एडिशन है वो बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट का भी यही उद्देश्य है कि स्वरोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हो। जनपद अलीगढ़ में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत सड़कों पर फल, सब्जी व अन्य सामान बेचने वाले छोटे हजारों दुकानदारों को नगर दिया जा रहा है। अब तक 8000 लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। जिले में लगभग 200 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। वेंडर डूडा ऑफिस में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जिससे बंद कारोबार को फिर से शुरू किया जा सके। इस लोन को लेकर लोग छोटे छोटे कारोबार कर अपने परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। लाभ प्राप्त करने वाले वेंडर्स का कहना है कि ये योजना हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। वहीं डूडा अधिकारी का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य है कि गाड़ी, पटरी, फेरी लगाने वाले, रोज कमाने वाले दुकानदार लॉकडाउन में प्रभावित व्यवसाय को दोबारा से शुरू कर सकें। मेरा नाम हसरत अली है और मैं ढकेल का काम करता हूँ, साग सब्जी बेचता हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने एक योजना निकाली है जिससे मेरा कारोबार दोबारा से चल सकेगा और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूँगा। मेरा नाम कृपाल सिंह यादव है था। मैं सब्जी की ढकेल लगाता था और मेरी कोरोना की वजह से मेरी ढकेल बंद हो गई। फिर ये मोदी जी ने योजना चलाई जिसमें 10,000 रुपये मिले थे हमें। हमारी ढकेल दोबारा चालू कर ली नहीं हमने। फिर इसमें कमा करके हमने 5,000 रुपये जमा भी कर दिए। मेरा नाम काबिल अली है, फल का काम करता हूँ। लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया था तो मोदी जी की योजना निकली तो मैंने वो 10,000 का लोन लिया, उससे दोबारा से काम शुरू किया है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। जारी आंकड़ों में बताया गया 23 मई को ठीक होने वालों की संख्या थी 50,000 जो 4 सितंबर को पहुंची 32 लाख। मुजफ्फरनगर में कोविड-19 से लड़ाई के लिए द्वारिका सिटी में 200 बेड का नया कोविड हॉस्पिटल सेंटर किया स्थापित। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में आज सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 की गाइडलाइन के साथ संपन्न कराई जा रही है एनडीए की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों ने जताई खुशी।
राजधानी लखनऊ में कल फिर से दौड़ेगी मेट्रो। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षा के लिए जा रहे हैं व्यापक इंतजाम। चलने वाले यात्रियों को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। इसी के साथ समाचार समाप्त है। नमस्कार।